हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जनवरी 2023 की दृष्टि से हिंदी भाषा की साथियों क्लास नंबर 1। दोस्तों इस क्लास में हम गद्यांश भी देखेंगे और शिक्षा शास्त्र यानी पैडागॉजी भी देखेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हूबहू इसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है। सबसे पहले आपसे गद्यांश पूछता है, तो गद्यांश चलिए पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के अपद्रव आकर घुल गए हैं जो उसे विषैला बना रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। सामान्य तौर पर हम देखें तो यदि एक कमरे में लकड़ी के कोयले अथवा जलती लकड़ी का धुआं फैल जाए और कुछ समय के लिए प्राण वायु ना मिले तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। तब फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का, वहां के रहने वालों वालों का क्या होगा आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो मुख्य मुख्य कारण औद्योगिकीकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा सकता है। दोस्तों इस गद्यांश में ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में ज्यादा बातें कही गई हैं। हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें इसका दोस्तों अर्थ नहीं पढ़ना, हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जल स्रोतों को विषैला बनाने का मुख्य कारण कौन सा है? कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट जल द्रव, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनियां या उद्योगों से निकलने वाले मजदूर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जल स्रोतों को विषैला बनाने का मुख्य कारण क्या है। गद्यांश में चलिए ढूंढ लेते हैं। जल को विषैला बनाने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जो उद्योगशालाओं से अपद्रव आकर जल में घुल रहे हैं। यानी जो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जो कारखाने हैं यानी उद्योग हैं उनसे जो निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव हैं उसके कारण क्या हो रहा है? जल के स्रोत विषैले हो रहे हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिर यहाँ पर गद्यांश पर हम उसको ढूंढेंगे। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व अनेक विषैली गैसें या केवल नाइट्रोजन? बताइए दोस्तों, हमको गद्यांश के हिसाब से इसको हल करना है। तो दोस्तों इस यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं कहां पर इसका आंसर निकल कर सामने आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यहाँ पर कहीं दिया हुआ था ये, अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाले, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही साथ अनेक विषैली गैसें भी, यानी CO2 और अनेक विषैली गैसें। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। वाक्य का आशय है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें। इसमें आशय पूछा है, तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? वायु में ऑक्सीजन गैस को बढ़ा रही है, वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही है, ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत पहले जैसा ही है, ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं डालती। बताइए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जो विषैली गैसें हैं क्या वो ऑक्सीजन गैस को बढ़ा रही हैं या ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही हैं, या दोस्तों ऑक्सीजन गैस का जो प्रतिशत पहले था वैसा ही है, या ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों गद्यांश जो दिया है उसी के हिसाब से आंसर है, याद रखिएगा, अपने से आपको नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने
का डालने वाला कारक मुख्यतः है उद्योग, उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि और आणविक परीक्षण, परमाणु परीक्षण या बढ़ती जनसंख्या। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस पैराग्राफ की बात करें तो इसमें उद्योगों की ही बात की गई है। किसकी बात की गई है? उद्योगों की बात की गई है। और उद्योगों के बढ़ते स्तर के कारण ही क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे उसमें से उतना ही वेस्ट मटेरियल निकलेगा। वो दोस्तों पानी को भी प्रदूषित करेगा, हवा में विषैली गैसें मिलेंगी, ऑक्सीजन को प्रदूषित करेगा। इस प्रकार से दोस्तों अनेक बीमारियां भी जन्म लेंगी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का वहां के रहने वालों का क्या हाल होगा? से तात्पर्य है बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना होना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध ना होना या साफ सफाई का अभाव होना। दोस्तों अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था, जो उसे विषैला बना रही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। सामान्य तौर पर देखें तो एक कमरे में लकड़ी के कोयले जलती हुई धुआं से फैल जाता है। कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। तब भी दोस्तों बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास, यहां से उस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, आसपास बसी हुई बस्तियों का वहां के रहने वालों का क्या होगा? आज हमारा हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित और विकारग्रस्त है और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो मुख्य कारण औद्योगिकीकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सीधा सा हो जाएगा, लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। वायु, शीतल वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों प्राणवायु क्या होती है? O2 होती है, यानी ऑक्सीजन होती है। तो अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन उसी में से है, जो गद्यांश है उसी में से है, ग्रामर के क्वेश्चन भी उसी में पूछ लेता है सीटेट, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों परिजमा आवरण, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परिजमा आवरण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दुखद परिणाम में रेखांकित पद विशेषण, इससे संज्ञा शब्द बनेगा। दोस्तों दुखद परिणाम में रेखांकित पद यानी दुखद जो है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा बनेगा? दुखद एक विशेषण है, तो दोस्तों इसका संज्ञा शब्द क्या होगा यह पूछा गया है। तो इसका संज्ञा शब्द दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द युग्म है बड़ी बड़ी, आसपास, साथ साथ या पास पास। दोस्तों ये समूह है, जैसे बड़ी बड़ी, आसपास, साथ साथ, पास पास, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? दोस्तों पास पास। मान लीजिए ये आप खड़े हुए हैं, ये आपका मित्र खड़ा हुआ है, हालांकि इतना बड़ा सर आपके मित्र का नहीं है, और ये मान लीजिए आपका दूसरा मित्र खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप एक दूसरे के पास पास हैं। क्या है? आस पास हैं, पास पास हैं और साथ साथ हैं। क्या है? साथ साथ हैं, आस पास हैं और पास पास हैं। परंतु दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी युग्म है, यह क्या है? यह भिन्न पड़ रहा है। आस पास एक ही बात है, साथ साथ और पास पास ये सभी एक ही बात है, परंतु बड़ी बड़ी ये भिन्न युग्म बना रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अब एक पद्यांश पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें से आपको लगभग 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए, ये कविता है दोस्तों और ये उसका क्वेश्चन है। आइए हम हल करते हैं। आते ही उपकार याद हे माता, तेरा हो जाता मन मुग्ध, भक्ति भाव का मेरा प्रेरा, तू पूजा के योग्य, कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता दोस्तों, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावें, वह शक्ति कहाँ है क्या करें,
क्यों हमको लज्जा ना हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस कविता में किसे संबोधित किया गया है, माता को संबोधित किया गया है, धरती को, मातृभूमि को या विदेश को। बताइए दोस्तों ये कविता है, आते ही उपकार याद हे माता, तेरा हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्यारा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावें, मन तो होता तुझे उठाकर शीश पर चढ़ावें, वह शक्ति कहाँ है क्या करें, क्यों क्यों हमको लज्जा ना हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते हैं। किसे दोस्तों शीश झुकाने की बात हो रही है, किसको संबोधित किया जा रहा है, मातृभूमि को। किसको दोस्तों, मातृभूमि को संबोधित किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कवि को किस बात का दुख है, अपनी मातृभूमि के लिए भक्त ना बनने का, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सकने का, अपनी मातृभूमि को हरित ना बना सकने का, या अपनी मातृभूमि को प्रेम ना करने का। बताइए दोस्तों इस कविता से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कवि को किस बात का दुख है। चलिए एक बार और कविता को पढ़ लेते हैं। आते ही उपकार याद हे माता, तेरा हो जाता मन मुग्ध शक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावें, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावें, वह शक्ति कहाँ है क्या करें, क्यों हमको लज्जा ना आवे, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते हैं। दोस्तों इस कविता से एक बात तो स्पष्ट है, कवि को किस बात का दुख है, कवि अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा नहीं कर सक रहा। क्या नहीं कर सक रहा, सिर ऊंचा नहीं कर रहा, इसलिए दोस्तों लज्जा की बात यहां पर की गई है। ये लिखा हुआ है, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, यानी तुझे तेरा सिर ऊपर करें लेकिन नहीं कर पा रहे, इसलिए कवि को दुख किस बात का हो रहा है, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सकने का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, भक्ति की, हानि, कीर्ति गायन की, परतंत्रता की या स्वतंत्रता की। बताइए दोस्तों इस कविता में आपको क्या लगता है किसकी ओर संकेत किया गया है। तो दोस्तों इस कविता में परतंत्रता की, किसकी दोस्तों, परतंत्रता की ओर इशारा किया गया है या संकेत किया गया है। दोस्तों यदि स्वतंत्रता होती तो कवि अपनी मातृभूमि का सिर उठा सकता था, परंतु दोस्तों यहाँ पर परतंत्रता है, इस वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा और इसी बात का कवि को दुख भी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अच्छा लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको गद्यांश और पेडागोजी दोनों साथ में करवाते रहेंगे, इसी प्रकार से जिस प्रकार पेपर में पूछा जाता है। कठिन से कठिन गद्यांश और पद्यांश आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, केवल तुझे शीश झुका सकते अहो पंक्ति में किस व्यवस्था का वर्णन किया गया है, अंग्रेजों की प्रशंसा करने का, अंग्रेजों की गुलामी करने का, अंग्रेजों को मार भगाने का, या मातृभूमि का वंदन करने का। बताइए दोस्तों किस चीज की व्यवस्था नजर आ रही है इस पंक्ति में कि हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो। बताइए दोस्तों केवल तुझे शीश झुका सकते अहो में पंक्ति में किस व्यवस्था की बात कही गई है। तो दोस्तों जो अंग्रेजों से गुलामी है उस व्यवस्था की बात की गई है। कवि कहना चाह रहे हैं कि हम विवश हैं माँ, हम धरती माँ है मातृभूमि, हम विवश हैं, नहीं हम आपका सिर ऊंचा करते, हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, नहीं हम आपका सिर ऊंचा करते, ऐसा कवि कह रहे हैं दोस्तों अपनी पंक्तियों में। ये उस टाइम की लिखी हुई कविता है जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, परंतु अब की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आप हमको क्वेश्चन हल करना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है, पूजनीय, उपकार करने वाली या लज्जाशील, शक्तिशाली या शक्तिशाली और पूजनीय। बताइए दोस्तों। आइए एक बार और कविता पढ़ लेते हैं। आते ही उपकार याद है। दोस्तों पहला तो आंसर में उपकार, आपको उपकार की बात कही गई है, उपकार वाला आंसर ढूंढ लीजिएगा। तेरा हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावें, मत तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावें, वह शक्ति कहाँ है क्या करें, क्यों हमको लज्जा ना हो सके, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो।
तो दोस्तों मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है बताइए। तो दोस्तों पूजनीय, पूजनीय का और उपकार करने वाली का, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कीर्ति का समानार्थी शब्द है अद्वितीय, विलक्षण, भजन या यश, बताइए। कीर्ति का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कीर्ति प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, तो क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों यहां से पेडागोजी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, पेडागोजी, यानी शिक्षा शास्त्र शुरू हो जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने के योग्य बनाना, बताइए दोस्तों। व्याकरण की जो अनुवाद विधि है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल को संवर्धन करना यह सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आप जब किसी से बातचीत करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो दोस्तों वहां पर आप व्याकरण का ध्यान नहीं देते। वहां पर दोस्तों आपकी जो बोलचाल वाली भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। वहां पर छोटी मोटी व्याकरण की गलतियां होती ही रहती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए दोस्तों जो व्याकरण की अनुवाद विधि है, अनुवाद विधि में विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उसके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों कठिनाइयों और उसके ज्ञान में जो रिक्तता तथा कौशल में जो कमी है उसको ज्ञात करना, और उसको उस ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित, यानी को पता लगाने के लिए क्या कमियां हैं, विद्यार्थी को सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, उसके ज्ञान में कहां कमी रह गई, उसके कौशल में कौन सी कमी है, इस चीज के लिए दोस्तों किस परीक्षण की खोज की गई है, निदानात्मक परीक्षण की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डॉट डॉट का लक्षण हो सकता है। दोस्तों पढ़ने में, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई यानी भाषा संबंधित विकार होगा, तो दोस्तों यह क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणना संबंधी विकार, यानी गणित से संबंधित जो विकार होता है वह डिसकैलकुलिया कहलाता है। वहीं लिखने से संबंधित जो अक्षमता या विकार होता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया दोस्तों बहुत कम ही ऑप्शन में आपको मिलता है, लिखने संबंधी, लिखने पढ़ने संबंधी दोनों विकार में डिसलेक्सिया ही आपको ऑप्शन में ज्यादातर मिलता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे लिखने संबंधी विकार और ऑप्शन में डिस्ग्राफिया हो तो आपको डिस्ग्राफिया ही लगाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। बताइए दोस्तों, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, किन गतिविधियों द्वारा सभी बच्चे अभिप्रेरित होंगे। दोस्तों यदि मान लीजिए आपके लिए कोई योजना बनाई गई है, आपकी कोई योजना है, यदि वो आपके उपयोग में ही नहीं है, यानी आपके जीवन में उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो आपके पूर्व ज्ञान से मिलती जुलती भी नहीं है, तो दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, उससे आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों योजना या गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो, आपको भविष्य में काम आए, इस प्रकार की योजना होनी चाहिए। तो उस प्रकार की जो योजना होगी उसमें आप अभिप्रेरित होंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप ऑप्शन बी में टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि योजना बच्चों द्वारा बनाई गई हो तो आप टिक कर देंगे। दोस्तों बच्चों द्वारा, जो बच्चे हैं वो योजना बनाएंगे, तो दोस्तों उनके योजना में खेल संबंधी चीजें ज्यादा हो सकती हैं, मतलब एक अर्थहीन भी हो सकती है उनकी योजना। इसलिए योजना कोई भी बनाए, लेकिन योजना जो होना चाहिए वो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डॉट डॉट साथ बढ़ावा मिलता है। संप्रेषणात्मक उपागम को बढ़ावा मिलता है, संरचनात्मक उपागम को
के साथ बढ़ावा मिलता है, या संरचनात्मक उपागम, या दोस्तों परंपरागत उपागम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डॉट डॉट साथ बढ़ावा मिलता है। किसके साथ दोस्तों बढ़ावा मिलता है? तो संप्रेषणात्मक उपागम के साथ बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। बताइए दोस्तों, बच्चों की भाषा इस बात के लिए संकेत देती है कि क्या वे अपनी भाषा नहीं जानते, या वे अपनी भाषा की व्याकरण कुछ हद तक जानते हैं, या व्याकरण भी नहीं जानते, या वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चों की भाषा है वह इस बात पर संकेत करती है कि जो बच्चे हैं वह अपनी भाषा का व्याकरण क्या करते हैं? जानते हैं, यानी अपनी जो मातृभाषा है उसका व्याकरण क्या करते हैं? जानते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य, या कहानी सुनना। बताइए दोस्तों। दोस्तों 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों सुनने की जो कुशलता है इसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा होता है? तो दोस्तों सुनने की कुशलता का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह सुनने में रुचि और धैर्य, यानी धैर्य आपके अंदर यदि नहीं होगा तो आप किसी चीज को नहीं सुनेंगे। दोस्तों धैर्य, किसी चीज को सुनना है तो धैर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। कोई कुछ बता रहा है तो आप उसको यदि ध्यान से सुनेंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बताकर चला गया, आपके सब ऊपर से चला जाएगा। इसलिए धैर्य और रुचि दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, या हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो साहिल है वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, तो यह एक स्वाभाविक बात है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ावा देगी, या दोस्तों विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ावा देगी। इसलिए दोस्तों बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न डाट डाट को पोषित कर रहा है। बोलियों को, बहुभाषिता को, भाषा परीक्षा को, या दोस्तों लेखन क्षमता को। बताइए। कोई नारियल वाला है और भीखू भाई है, ये आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उस अपने घर की बोली में उसको लिखना है। तो दोस्तों ये बहुभाषिता को बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन, दोस्तों ज्ञान अर्जन नहीं, ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य? बताइए। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? बताइए दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डॉट डॉट का एक महत्वपूर्ण अंग है। पोर्टफोलियो का, जांच सूची का, परीक्षा का, या आकलन का? दोस्तों किसी विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचानना और उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार करना, यह किसका एक महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों यह आकलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो दोस्तों क्या होता है? यह एक प्रकार की फाइल या फोल्डर होता है जिसमें बच्चे की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारियां उपस्थित होती हैं। याद रखिएगा।
भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सहराजभाषा या शास्त्रीय भाषा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ सीटेट की दृष्टि से नहीं बल्कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसकी दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो हमारी हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाना चाहिए? दोस्तों यह एक परियोजना कार्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण या नियम पुस्तिका। दोस्तों नोम चॉम्स्की महोदय ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी सार्वभौमिक व्याकरण ही हो जाएगा। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आगे आने वाले सभी वीडियो जो हिंदी भाषा के होंगे उसमें दोस्तों हम गद्यांश भी करेंगे, साथ में पद्यांश भी करेंगे और पैडागोजी भी करेंगे। यानी जिस प्रकार से पेपर आता है परीक्षा में सेम वही पैटर्न से हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।